फैंटास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड। शॉपिंग करनी है, रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या फिर मेडिकल बिल्स भरने हो, क्रेडिट कार्ड ने आज हम सब की जिंदगी काफी आसान बनाकर रख दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड और उसके फायदे नुकसान पर हम आज योर मनी में करेंगे चर्चा और साथ ही करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं हूं कविता थपलियाल और मेरे साथ आज हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत सुस्तगी। हेमंत, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए हम बेफिक्र होकर बड़े आराम से खर्च तो कर लेते हैं, लेकिन आप इसके जरिए खर्च करने के साथ साथ थोड़ी मोटी बचत भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे होता है ये सब, कैसे आप कर सकते हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी राशि महेश्वरी। हम रेगुलर इंटरवल्स पर बिजली, पानी, टेलीफोन जैसे बिल्स या इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कई छोटे मोटे पेमेंट्स तो करते ही हैं। इन पेमेंट्स का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड के जरिए करें, इससे आपको डबल फायदा मिलेगा। एक तो कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट भी आपको मिलेंगे, वहीं आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी ब्लॉक हो जाएगी, जिससे आप फिजूल खर्ची से बच सकेंगे। कैशबैक काफी अच्छा सेविंग टूल है। बैंक बिल पेमेंट पर 5 से 25% तक कैशबैक देते हैं। कैशबैक शॉपिंग पर भी मिलता है, स्पेशली सेल सीजन के वक्त, जहां बैंक अपने ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिए ऑफर्स की जानकारी देते रहते हैं। तो इन एसएमएस को बिना देखे डिलीट नहीं करें, बल्कि इन डील्स को आंख खोल कर ट्रैक करते रहें। लेकिन कैशबैक से जुड़ी होती है सब लिमिट। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड लेने से पहले थोड़ा होमवर्क जरूर करें। देखें कि आपका हर महीने बड़ा खर्चा किस चीज में ज्यादा होता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी बिल्स पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो ऐसा कार्ड ले जो यूटिलिटी बिल पेमेंट पर कैशबैक दे रहा हो। वहीं अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं तो को ब्रांडेड कार्ड भी ले सकते हैं, जिससे आपको एयर टिकट तक फ्री मिल सकता है। वहीं नया कार्ड लेने से पहले इसकी शर्तों को जरूर पढ़ें। अगर कार्ड पुराना है तो बैंक से कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस की कॉपी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी इससे जुड़ी शर्तों के डिटेल्स ले सकते हैं। अब बात रिवॉर्ड पॉइंट्स की। कैशबैक के साथ यहां पर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। लेकिन अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कराने से पहले बैंक की वेबसाइट पर रिवॉर्ड कैटलॉग जरूर चेक करें और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाएं। अगर कोई चीज नहीं खरीदनी है तो रिवॉर्ड पॉइंट को आप इन कैश भी करा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज, सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट कमाने के चक्कर में ज्यादा खर्च मत करिए और ऐसे इंतजाम करें जिससे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। अपने ड्यूज का भुगतान समय पर करें, जिससे आप लेट पेमेंट फीस और ज्यादा इंटरेस्ट से तो बचेंगे ही, वहीं आपकी क्रेडिट रेटिंग भी सुधरेगी। तो ये थे कविता कुछ ऐसे टिप्स जहां पर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करने के साथ साथ थोड़ी बहुत बचत भी कर सकते हैं। ओवर टू यू। चलिए हेमंत, यहाँ पर हमें राशि ने बता दिया कि कैसे क्रेडिट कार्ड के फायदेमंद इस्तेमाल का जो जरिया है वो इसने हमें बता दिया। लेकिन आपसे मैं यहाँ जानना चाहूंगी, इस्तेमाल जो होता है क्रेडिट कार्ड का, कितनी सावधानी हमें बरतनी चाहिए और क्या सिर्फ शॉपिंग के लिए हमें क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जैसे हमने देखा अभी कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के काफी फायदे हैं, उनका क्रेडिट कार्ड इटसेल्फ के काफी फायदे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कैश ले आने की जरूरत नहीं है, बहुत सेफ हो जाता है। तो फायदे तो बहुत है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत समझदारी की जरूरत है। क्योंकि क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को ये देखें कि आपको फ्री हैंड मिल गया, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आप कितना पैसा भी बोरो कर सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको बहुत जरूरी हो, यानी आप जो खर्चे आप नॉर्मली करते हैं वही खर्चों के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको लग रहा है कि अभी जितनी मेरी लिमिट है उतना मैं कभी भी निकाल लूं या उसको बोरो कर सकूं, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आपने सामान तो ले लिया, आपने जो कुछ परचेज करना था कर लिया, आपको रीपे भी करना है उसको। और काफी बार गलती लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ 5% देके ही काम चल जाएगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उसको पे कर देंगे। बहुत बड़ी गलती है वो। क्योंकि आप पहले समझ लीजिए कि जैसे ही आपने ये मिनिमम पेमेंट का सर्कल शुरू किया, आपको जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही हैवी है। यहाँ पे काफी हाई इंटरेस्ट रेट है। कहीं कहीं 36% से 46% तक भी उसका इंटरेस्ट रेट हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है रीपे करने की और आपने सामान ले लिया और आप मिनिमम पे कर रहे हैं 5%, तो अगली बार जब मिनिमम पे कर रहे हैं आप, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए जा रहा है। जबकि आपका जो एक्चुअल में जो आपने बोरो किया वो उसका बहुत कम भुगतान हो रहा है।
इस तरह से अगर आप उसको इनडिस्क्रिमिनेटली उसको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डेट ट्रैप में फंसेंगे और उससे निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज हो जाएगी, वो है आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड का एक और फायदा है, जैसे हमने फायदों की बात की, फायदा यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी लोन नहीं है, लेकिन आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और डिस्क्रीटली उसको यूज करते हैं, तो आप उसको एक अच्छी क्रेडिट रीपेमेंट हिस्ट्री की बना सकते हैं, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है, अगर आप रेगुलर नहीं है पेमेंट करने में और मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं और जैसा मैंने कहा आप इरेगुलर भी हैं, तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है सिबिल के पास वो खराब हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में अगर कोई लोन लेना है किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, घर के लिए या कोई भी इंपॉर्टेंट लोन लेना है, तो वो आपको मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। फिर से रुक करते हैं और यहाँ बात करते हैं शॉपिंग की। यहाँ पर सेल सीजन अब ऑलमोस्ट शुरू ही हो चुका है, तो यहाँ पर जैसे कि राशि ने भी बताया कि कैशबैक के ऑफर्स होते हैं, यहाँ पर कई सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले ऑफर्स भी होते हैं। खासतौर से रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा कैसे उठाया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? देखिए, जैसे हमने पहले देखा कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का एक और फायदा ये है यहाँ पे कि आपको अगर आप डिस्क्रीटली यूज करते हैं तो उसके कुछ फायदे मिलते हैं आपको, जैसे कैशबैक आपको मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि इन चीजों के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। कहीं आपको लगे कि हमको ये डिस्काउंट मिल रहा है, रिवॉर्ड पॉइंट मिल रही है, उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंडिंग है उसको ना बढ़ाएं। आपने सेल सीजन की बात की, देखिए सेल सीजन जो है डिस्काउंट जहां पे मिलते हैं आपको, वैसे ही टेम्पटेशन काफी होती है हमको, क्योंकि लगता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव अगर डील्स मिल रही हैं तो जाइए खरीद लेते हैं वहां पे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप डिस्क्रीट नहीं है तो काफी चांसेस हैं कि आपको जितना खर्चा करना है उससे कहीं ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात तो जैसा मैंने कहा, जब तक आप जो भी रिवॉर्ड पॉइंट एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो अगर क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करके कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसके काफी फायदे हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं उसको आप कई तरीके से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप चाहें तो डायरेक्टली उन पॉइंट से सामान खरीद सकते हैं, चाहें तो आप उन अगर जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा कई तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी चीज ये देखने की है कि आपने उनको एक्यूमुलेट कैसे किया है। अगर आपने इनडिस्क्रिमिनेटली उसको यूज करके एक्यूमुलेट किया है तो बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने स्मार्टली उसको यूज किया है, अपने यूटिलिटी बिल्स आपने अगर पे किए हैं, जैसे वहां पे कैशबैक मिलता है। मैं उसी पर आ रही थी, यहाँ पे शॉपिंग के बजाय आपको अपने यूटिलिटी बिल्स पे इस्तेमाल करना है क्रेडिट कार्ड, आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज की पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर एक तो कैप लग जाए आपके खर्चे पर, आप फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। राइट जी, बहुत डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है यहाँ पे। जैसे आपके जो वैल्यू स्पेंड रहते हैं, जैसे आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, आपको हर महीने वो बिल पे करने ही है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या आपका टेलीफोन बिल हो या आप जो ग्रोसरी खरीदते हैं वो आपको लेना ही है। अगर आप उन चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें और अपने पे अंकुश रखें कि हम वी विल नॉट गेट कैरिड अवे, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कैशबैक की हमने बात की, एक तरह से वो डिस्काउंट है। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि काफी क्रेडिट कार्ड जो है कैश बैक के ऊपर लिमिट रखते हैं। कहीं पे 100 रुपये हो सकता है महीने के, कहीं 250 रुपये हो सकता है, वो देखना जरूरी है। और साथ में आपको ये भी देखना जरूरी है कि कितना पैसा आप इन जो वैल्यू स्पेंड के ऊपर लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपने ऐसा कार्ड लिया जहां पे आपको कैशबैक की फैसिलिटी है और कहीं आपको थोड़ा उसके लिए एडिशनल अगर एनुअल फी पे करना है और आपकी जो स्पेंडिंग है उतनी ज्यादा नहीं है जिसका आपको फायदा हो, या जो लिमिट्स हैं उसके ऊपर वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये भी देखना है क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कि किस तरह की यहाँ पे लिमिट्स हैं, कितना कैशबैक आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी बेनिफिट है उनका तभी फायदा है अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को डिस्क्रीटली यूज किया है। अगर आप सिर्फ उन बेनिफिट्स के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं और उनको भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान की, जहां आपको बहुत समझदारी से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है। इसके कई सारे फायदे तो हैं ही, लेकिन अगर आप कहीं डेट ट्रैप में फंस गए हैं तो आपको नुकसान भी काफी ज्यादा हो सकता है। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टैक्स बचत के लिए FD या FMP में से कौन सा विकल्प है सबसे बेहतर। बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी। लेते हैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से अनुपमा सक्सेना का सवाल। नमस्कार अनुपमा, बताएं अपने बारे में कुछ, क्या करती हैं आप, परिवार में कौन कौन है? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। पहले तो कविता, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। प्लेजर। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी एज 49 है, मेरे हस्बैंड 53 हैं और विद इन अभी एटलीस्ट एट प्रेजेंट उन्होंने मतलब रेगुलर सर्विस जो है वो अभी फिलहाल छोड़ दी है। कुछ कंसल्टेंसी टाइप का जॉब करते हैं जिससे हमें इतनी अर्निंग है कि हम कंफर्टेबली रहते हैं, घर हमारा अपना है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन एक ये है, मैंने आपको वैसे तो जो ईमेल भेजी है कि जो मेरे पास करंट पैसे हैं उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कि एट द एज ऑफ 60 जो आज मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड 40,000 में मेंटेन कर रही हूं उस टाइम पे उस स्टैंडर्ड सेम स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाऊं, उसके लिए मुझे कितने थाउजेंड चाहिए होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है। ठीक है। एंड सेकेंड मैं बोलूं या बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सेकंड है कि हमने हेल्थ कवर लिया हुआ है नेशनल इंश्योरेंस का, फैमिली फ्लोटर। ठीक है। तो अभी फिलहाल उसका कवर है 2.5 लाख। मुझे हमको इसको और कितना बढ़ाना चाहिए और उसके ऊपर क्या हमें कोई टॉपअप लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो प्लीज सजेस्ट कर दीजिए कौन सा। जरूर। चलिए, तो यहाँ पे हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं हेमंत जी। जैसे कि अनुपमा ने खुद अपने मेल में भी लिखा हुआ है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट के प्रति अप्रोच है काफी कंजर्वेटिव है और अभी तक जितना भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जितनी भी डिटेल्स हमें भेजी हैं, वो मोस्टली इन्होंने डेट में किया है। इक्विटी में इनका फिलहाल कोई एक्सपोजर नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग ये करना चाहते हैं। सबसे पहले इनकी अप्रोच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन्होंने कहा कि पहले सबसे पहले देखते हैं कि अपनी लाइफ के किस स्टेज में है अभी। राइट। जैसा उन्होंने कहा कि हस्बैंड शायद ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ कंसल्टेंसी कर रहे हैं, शायद 4 या 5 साल और करना चाहते हैं। तो उस समय में सही मायने में इनकी रिटायरमेंट की स्टेज आएगी। अभी जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है डेफिनेटली कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, लेकिन जैसा मैंने कहा वो इस स्टेज में है जैसे उनकी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। जैसा उन्होंने पहले बताया कि उनके जो बेटे हैं शायद उसके लिए शायद शादी के लिए या थोड़ी एजुकेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए और उन्होंने ये भी कहा था कि 1-2 साल में कुछ गाड़ी बदलना चाहिए, कार लेनी है। तो ये 2-3 चीजों को छोड़ के उनकी और कोई मेजर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है नहीं। और तो मुझे लगता नहीं कि, हालांकि मैं कहूंगा कि ये पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव था लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको इस स्टेज में अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब ये देखते हैं कि कुछ एक बदलाव अगर ये करें तो उनको फायदा हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए इन्होंने जो है फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं। ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए 20 या 30% में अगर ये टैक्स पे कर रहे हैं इनके हस्बैंड अभी, तो मुझे लगता है कि एफएमपी जो है फिक्स मैच्योरिटी प्लान म्यूचुअल फंड की, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगी फिक्स डिपॉजिट से। एक तो एफएमपीज में आपको जो रिटर्न है वो बेटर मिल सकता है, दूसरा जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट है। मतलब अगर मान लीजिए आपको एफडी में अगर 9% मिल रहा है और आप 30% में अगर हैं तो आपको 2.7 आपने इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद टैक्स दे दिया आपने, और 6.3 जो आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न हो गई। यही पैसा अगर आप एफएमपी में लगाते हैं, इनफैक्ट इस स्टेज पे कुछ एफएमपीज अवेलेबल हैं, जैसे 18 महीने की एफएमपी है, 24 महीने की है, 36 महीने की एफएमपीज है। अगर वो इन एफएमपीज में लगाएं, एक तो जो अभी जीसेक जो यील्ड है वो हाई है, उस यील्ड पे आप अपना पैसा लॉक कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी यहाँ पे। इनफैक्ट अगर ये मान लीजिए 18 या 24 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल का इंडेक्सेशन मिलेगा आपको इनको, और अगर 3 साल के लिए करते हैं तो ट्रिपल इंडेक्सेशन मिलेगा। यानी अगर इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, वही 9% अगर मैं इनका इंटरेस्ट लेके चलूं यहाँ पे, तो अगर 2 साल की एफएमपी में इनको कुल मिला के 18% मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन 8% भी है तो 16% इन्फ्लेशन हो गया, बाकी बचा 3%, उसके ऊपर उनको 20% जो है टैक्स देना, यानी 0.6। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिल रहा है, जबकि अगर ये फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो इनको करीब 6.3 ही मिलेगा। लेकिन वो देखना होगा कि इनकी एफडी कब मैच्योर हो रही है। यहाँ पे अनुपमा जी, आपका एफडी जो है वो कब तक मैच्योर हो रही है? हाँ कविता, मैंने लमसम 25 लाख नहीं किया हुआ है, कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो वो अनदर कमिंग ईयर में ऑलमोस्ट सब मैच्योर होती हैं, और जैसे मैच्योर होती है मैं उनको रिफिक्स कर देती हूँ। कैन यू सजेस्ट हेमंत, कैन यू सजेस्ट फॉर सम एफएमपीज? बिल्कुल, आपको यहाँ पे कुछ एफएमपीज के नाम भी हेमंत सजेस्ट करेंगे। देखिए अनुभव जी, एक्चुअली क्या है, जैसे हमने पहले बात की, अगर आपकी जो एफडीज हैं अगर मैच्योर होने में टाइम है तो फिलहाल तो आप नहीं करिए। एफएमपी जो है वो हर हफ्ते में लॉन्च होती हैं, बहुत सारे फंड लॉन्च करते हैं। एफएमपी तभी अच्छी है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर हो। अगर आपकी फिक्स जो डिपॉजिट्स हैं अगर मैच्योर होने में समय है,
अगर आपने कुछ अभी रिसेंटली कुछ एफडी किया है तो वहां पे आप डेफिनेटली सोच सकते हैं एफएमपी का। लेकिन अगर आपकी एफएमपी एफडीज को अगर मैच्योर होने में टाइम है या 2-3 महीना या 6 महीना है तो आप उसमें बने रहिए। एफएमपीज में उस समय पे जब आप निकलें तभी आप देखिएगा, क्योंकि ये जो एफएमपीज हैं जैसे मैंने कहा एक क्लोज एंडेड फंड है, हर हफ्ते हर 10 दिन में म्यूचुअल फंड जो है लॉन्च करते रहते हैं। तो अभी बताना मुझे लगता नहीं ठीक होगा। जिस समय पे आपको ये एफडी से पैसा निकलेगा उस समय पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको देख के आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनको एफडी से निकलकर एफएमपी में डालने की सलाह दे दी है, पैसे डालने की सलाह दे दी है। आगे चल के इनको इक्विटी में शायद निवेश की शुरुआत कर लेनी चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा है कि ये एसआईपी कर रहे हैं कुछ फंड्स में, करीब 12,000 की एसआईपी जो है इक्विटी फंड में कर रहे हैं और 5,000 की गोल्ड फंड में कर रहे हैं। आई थिंक ये बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो अभी तक काफी कंजर्वेटिव है। अगर मैं यहाँ 10% का रिटर्न भी अगर मैं मान के चलूं यहाँ पे, तो ये 5 साल के बाद कुल मिला के करीब 25 लाख का कॉर्पस इनको बन जाएगा। कोशिश इनको ये करनी चाहिए इस समय पे, क्योंकि अभी भी अर्निंग है, अगर वो उस अमाउंट को बढ़ा सके तो, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो एक बड़ा कॉर्पस बन पाएगा। एक चीज उन्होंने ये कही थी, इनके एक्सपेंसेस जो है अभी 40,000 है यहाँ पे। अगर मैं 8% का इन्फ्लेशन मान के चलूं तो इनको 5 साल के बाद 60,000 रुपीज पर मंथ लगेगा, जो उनके 1 करोड़ का जो कॉर्पस है उससे पूरा हो सकता है। इनका हेल्थ प्लान मुझे लगता है एक्चुअली ये जो प्लान अच्छा है नेशनल इंश्योरेंस का, लेकिन इनकी जो कवर है वो सिर्फ 2.5 लाख का है। ये प्लान के अंदर उनको करीब 5 लाख का कवर मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है 7 या 8 लाख का करीब कवर रहेगा तो उनके लिए सही रहेगा। तो अनुपमा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने तमाम सवाल का जवाब आज यहाँ पर योर मनी से मिल गया होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 15 साल बाद 25 लाख जोड़ने के लिए क्या सिर्फ एसआईपी के जरिए इक्विटी में निवेश है काफी। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और आज मेरे साथ है हेमंत सिस्टगी। लेते हैं अगला सवाल। हेमंत, हमें अगला सवाल भेजा है रमेश कुमार भट्ट ने जम्मू से। इनकी उम्र है 52 इयर्स और इन्हें बेसिकली अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करवानी है आज योर मनी पर। कुछ फंड्स है जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड डालते हैं महीना 500 रुपए, यूटीआई में डालते हैं, यूटीआई डीवाई फंड में डालते हैं 500 रुपए, रिलायंस अपॉर्चुनिटीज फंड में डालते हैं 1000 रुपए और यूटीआई फार्मा फंड में डालते हैं 500 रुपए। अब इनका जो लक्ष्य है तकरीबन 8 साल बाद ये चाहते हैं कि इनके पास 25 लाख रुपए तक आ जाए इनके रिटायरमेंट का कॉर्पस जिन्होंने सोच कर रखा हुआ है। जानना चाहते हैं कि इनके जो फंड का सिलेक्शन है वो सही है या नहीं, और क्या ये अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इन्होंने शायद डिटेल्स हमें कम दी हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिहाज से सिर्फ 2,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होगी। इनके पास टाइम स्पैन भी कम है, 52 साल के हैं ये, और अभी 8 साल में इनकी रिटायरमेंट होने वाली है। तो मेरे ख्याल से शायद कोई डिटेल्स यहाँ पे पूरी नहीं दी गई है, और निवेश तो खैर कम ही लग रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक जैसा उन्होंने कहा 8 साल का उनका समय रिटायरमेंट के लिए, उन्होंने कहा 25 लाख का इनको कॉर्पस चाहिए यहाँ पे। अगर क्योंकि 8 साल का समय, अगर मैं 10% का भी रिटर्न यहाँ पे मान के चलूं, 2,500 की इन्वेस्टमेंट से करीब 3,60,000 रुपए का ही कॉर्पस ये बना पाएंगे, जो उनकी टोटल रिक्वायरमेंट का सिर्फ 12-13% के करीब आएगा। तो जैसा आपने सही कहा, मुझे लगता है वो डिटेल पूरी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतने पैसे से डेफिनेटली रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन्होंने फंड सिलेक्शन किया है यहाँ पे, करीब 4 फंड हैं 2,500 में, 3 फंड में 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 फंड में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें एक सेक्टर फंड भी है जी, उसमें एक फार्मा फंड है, एक मैग्नो इमर्जिंग फंड जो काफी एग्रेसिव फंड है। डिविडेंड यील्ड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, तो मुझे लगता है एक तो वो चेंजेस यहाँ पे कर ले। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो 1,500 है वो एक ही फंड आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप जो है उस फंड में इन्वेस्ट करें। जैसा नाम बताते हैं, पता चलता है कि एक ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता है फंड। 1,500 रुपए वहां इन्वेस्ट करें। 2,500 के लिए 2 फंड मुझे लगता है बिल्कुल सही रहेंगे। पर जैसा मैंने कहा, 10% के हिसाब से भी करीब 3.5 लाख का कॉर्पस बनेगा। काफी बड़ा गैप है, या तो टारगेट अनरियलिस्टिक है या फिर उन्होंने बाकी हमको डिटेल नहीं दी है, जिसकी एब्सेंस में पूरी तरह से प्लानिंग नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। लेकिन हेमंत, जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो हम यूजुअली थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच क्या रख सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप किस स्टेज में स्टार्ट कर रहे हैं। Exactly. अगर आप यंग हैं,
अगर आप 25-30 साल है आपके पास तो डेफिनेटली एग्रेसिव होना ही चाहिए, क्योंकि आपको 25-30 साल में इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो वहां पे आपका फोकस जो है वो इक्विटी पे होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है 25-30 साल की उम्र में अपनी प्लानिंग शुरू करेगा। अगर आप मान लीजिए 45-50 में भी शुरू करते हैं तो जब भी आपको समझ आए आप कर दीजिए, लेकिन उस समय आप उस पोजीशन में नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाएं। एट बेस्ट वहां पे आप जो इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है वो देख सकते हैं, या लार्ज कैप ओरिएंटेड जो इक्विटी फंड है उनको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ इक्विटी देख भी रहे हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड देखिए, या जैसे मैंने कहा बैलेंस फंड है उनको देखिए। तो कितना एग्रेसिव पोर्टफोलियो को बना पाएंगे ये डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे आप शुरुआत करते हैं, कितना समय है आपके लिए उस गोल को पूरा करने के लिए। क्योंकि ये मत भूलिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। आप वहां पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना के अपने रिटायरमेंट को डेफिनेटली रिस्क नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रमेश कुमार जी, आपके लिए सलाह यही है कि आप जो आपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है उसमें आपको बदलाव की जरूरत है। यहाँ पे जितने भी सेक्टोरियल फंड है, जैसे कि आपके पास फार्मा फंड है, उसमें से निकलने की सलाह दी जा रही है। साथ ही यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड में से भी आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। तो योर मनी की सलाह को मानिए और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आपको रीशफल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।